आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ ली शैटलियर प्रिंसिपल का, और 2 फैक्टर्स जो इस पे इफेक्ट कर रहे थे उनका, फिर आगे चलेंगे। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि किसी भी कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो और वो इक्विलिब्रियम पर हो, और उस पर हम कोई एक्सटर्नली स्ट्रेस अप्लाई कर दें, यानी उसकी कंडीशंस में कुछ चेंजेस ले आए, उसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बदल दें, टेम्परेचर बदल दें, प्रेशर बदल दें, तो ऐसा कुछ भी करने के नतीजे में जो इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ कहीं मूव करेगा, कहीं मूव कर जाएगा। ठीक है, इसे क्या कह रहे हैं? ली शैटलियर प्रिंसिपल कह रहे हैं इसे। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल पर? तो पहला तो फैक्टर था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं, रिएक्टेंट की, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा था। अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा था। फिर अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा था, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड आ रहा था। इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर के इफेक्ट की बात करूं, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट पे वॉल्यूम कम हो, प्रोडक्ट पे वॉल्यूम ज़्यादा हो, ऐसे रिएक्शन पे प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड जाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा हो, प्रोडक्ट का कम हो, ऐसे रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, डिक्रीज करने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ का वॉल्यूम इक्वल हो, उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? जी सर। अच्छा, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 देखेंगे बेटा इसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हीट एनर्जी रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कोई बता सकता है? थोड़ा बहुत शायद चैप्टर 5 में इसको पढ़ा हो, चैप्टर 5 सर मुझे पढ़ा चुके हैं। बेटा कुछ बता सकते हैं? बेटा आवाज आ रही है मेरी? बेटा आवाज आ रही है? रिपीट द क्वेश्चन। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि टेम्परेचर के हिसाब से या हीट एनर्जी के हिसाब से अगर हम रिएक्शन को क्लासिफाई करना चाहें तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्या टाइप्स होंगी? सर टू। कौन कौन सी? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 2 तरह के रिएक्शंस है हमारे पास, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक हो, तो उसमें मैं टेम्परेचर कम करूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इस रिएक्शन में इंक्रीज करूं, किसको? टेम्परेचर को, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? उल्टा हो जाएगा, बैकवर्ड। अच्छा, अब सर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? ये सब बात जो है वो अगर एक्सप्लेन करें तो मतलब समझ नहीं आ रहा। देखो, 2 तरह की रिएक्शन है, एक एक्सो होता है, एक एंडो होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये एक कंटेनर है आपके पास, जिसके अंदर
कोई रिएक्शन हो रहा है XYZ, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो जब रिएक्शन इस कंटेनर के अंदर होगा ना, तो इस कंटेनर के अंदर से यहां बाहर की तरफ हीट एनर्जी निकलेगी, यहां बाहर की तरफ हीट एनर्जी निकलेगी, यानी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा, ये जो सराउंडिंग का हिस्सा होगा, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज हो जाएगा अगर एक्सोथर्मिक है। सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास एक कंटेनर हो और उस एक कंटेनर के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, और मान लो वो रिएक्शन कैसा है, एंडो है। एंडोथर्मिक कौन होता है? एंडोथर्मिक वो होता है जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तभी होता है। तो अब ये रिएक्शन होने के लिए क्या होगा, जो इस इन्वायरमेंट में, इसके इन्वायरमेंट में जितनी भी हीट एनर्जी होगी, क्या करेगा, ये सबको एब्जॉर्ब करने लगेगा, सारी एनर्जी खा जाएगा। जब ये सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगेगा, तो ये जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा, ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा होगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सही है। अच्छा, अब जरा एक बात पे गौर करना, बड़ी एक अहम बात करने जा रहा हूं। देखो, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और अंदर से हीट एनर्जी निकल के बाहर जा रही है, तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर जो है, सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, सॉरी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। कहां पर? सिस्टम के अंदर। सिस्टम के बाहर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सिस्टम के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और यहां पर चारों तरफ से हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रही है, तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। किसका? सिस्टम का। देखो, बहुत आसान सी बात है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी अंदर से निकल के बाहर जा रही है, तो जहां पर हीट एनर्जी जाएगी वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा। और जहां पे हीट एनर्जी कम हो रही है, अंदर से निकल के बाहर जा रही है ना, तो अंदर कम हो रही है, तो अंदर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, ठंडा होने लगेगा। इसी तरह से यहां देखो अगर, तो यहाँ पे चारों जानिब से माहौल के तमाम की तमाम हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो माहौल की जो हीट होगी वहां पे, चूंकि ये खत्म हो रही है, माहौल से हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा एनवायरमेंट का। और चूंकि ये उन तमाम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, खा रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सिस्टम का। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा मेरी? टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज वाली। जी सर। ठीक है। अब अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन की बात करूं, कौन सा रिएक्शन हो रहा है बेटा, ये एक्सोथर्मिक हो रहा है। ठीक है ना, फॉरवर्ड टेम्परेचर डिक्रीज पे जाएगा। देखो, एक रिएक्शन है A+B और रिवर्सिबली रिएक्शन हो रहा है। क्या बन रहा है, C+D, और इसके साथ यहाँ पे मैं प्लस हीट भी लिख लेता हूँ, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। एक्सोथर्मिक में जब प्रोडक्ट बनता है तो हीट एनर्जी निकलती है, एक्सेल आउट होती है। इसका क्या डेल्टा H होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? सवाल ये है कि क्यों। देखो, सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बाहर का इंक्रीज होता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन में टेम्परेचर को कम कर दूं, तो मैं किस चीज को फेवर कर रहा हूं, मैं इस अंदर के काम को फेवर कर रहा हूं ना, टेम्परेचर के डिक्रीज होने को, अंदर का काम है, इसको फेवर कर रहा हूं, तो रिएक्शन कहां मूव करेगा, फॉरवर्ड में। लेकिन अगर यही काम मैं ऐसा करूं, मैं क्या करूं, सिस्टम के टेम्परेचर को बजाय डिक्रीज करने के इंक्रीज करना शुरू कर दूं, यानी कि इसको चूल्हे पे रख के नीचे से आग लगा दूं। अब मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं। अब चूंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट लेता नहीं है, हीट देता है। तो मैंने अब क्या काम शुरू कर दिया, हीट देने का काम शुरू कर दिया। तो मैं तो उस काम के खिलाफ काम कर रहा हूं ना, जो ये बेचारा बर्दाश्त कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो रिएक्शन बजाय फॉरवर्ड मूव करने के रिएक्शन उल्टा मूव करने लगेगा, यानी बैकवर्ड आ जाएगा, यानी कि सी और डी टूट कर वापस रिएक्टेंट बना देंगे। पॉइंट मेरे समझ में आया?
सर रिपीट कर दें। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि एक दो तरह के टेम्परेचर रिएक्शंस हो सकते हैं हमारे पास, एक एक्सो होता है, एक एंडो होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जहां रिएक्शन जिस जगह हो रहा होता है ना, वहां पर टेम्परेचर कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे टेम्परेचर कम होने लगता है और अतराफ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, ये एक्सो की एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर मैंने कंटेनर की मिसाल ली कि कंटेनर के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें से हीट निकलेगी, हीट निकल के बाहर जाएगी, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से हीट निकल के बाहर जा रही है। इसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो रिएक्शन करता है। अब ये जब रिएक्शन इस सिस्टम के अंदर हो रहा होगा, तो चारों तरफ से ये हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। जब ये चारों तरफ से बेटा हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि चारों तरफ यानी कि अतराफ में टेम्परेचर कम हो जाएगा, और इसने चूंकि चारों जानिब से हीट को एब्जॉर्ब करके कंटेनर के अंदर ले आया है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब अगर ये बात समझ में आ गई, तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो उसमें हमें ये देखना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं कम करने के ऊपर। अगर मैं एक सिस्टम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, अगर मैं वहां पे टेम्परेचर कम करूं, डिक्रीज करूं, तो सिस्टम के अंदर मैं चाह क्या रहा हूं, वैसे भी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एतबार कह रहा है वो क्या कह रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तभी सिस्टम रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक की पहचान क्या है कि टेम्परेचर सिस्टम के अंदर डिक्रीज होना चाहिए, यही है। यस सर। तो, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज ही तो कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। फ्रिज में रख दिया, कुछ भी कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। जब मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो वो फेवर करेगा रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने में, क्योंकि इस सिस्टम की बेसिक नेसेसिटी क्या है कि टेम्परेचर कम से कम होता चला जाए। जितना टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, रिएक्शन उतना बेहतर होता चला जाएगा। बेसिक नेसेसिटी इस रिएक्शन की यही है। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि अगर टेम्परेचर को आप बजाय कम करने के इंक्रीज कर दो, तो क्या होगा। अब देखो इंक्रीज करने की एग्जांपल कौन से वाले में आ रही है, एंडो में आ रही है, एक्सो में तो आ ही नहीं रही है। तो एक्सो में डिक्रीज करने वाली कंडीशन आ रही है ना सिस्टम में कि टेम्परेचर डिक्रीज करो, तो फॉरवर्ड गया था जब टेम्परेचर डिक्रीज किया था, लेकिन जब इंक्रीज करूंगा तो मामला उल्टा हो जाएगा। रिएक्शन बजाय फॉरवर्ड जाने के कहां आने लगेगा, बैकवर्ड आने लगेगा। बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब इसी रिएक्शन का सेकंड पार्ट देखें। अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो, सॉरी एंडोथर्मिक हो, तो क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और डिक्रीज इन टेम्परेचर, रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब आ जाओ, देखो अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो, ए प्लस बी, ये बना रहा है सी प्लस डी। अब चूंकि बात एंडोथर्मिक रिएक्शन की हो रही है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड पर हीट होगी, यानी कि मैं रिएक्टेंट साइड को हीट दूंगा, क्योंकि जब तक ये हीट लेगा नहीं तब तक ये रिएक्शन करेगा नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। अब ऐसे केस में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, देखो एंडोथर्मिक में फेवर क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड। लेकिन एंडोथर्मिक में ऑपोजिट क्या है कि टेम्परेचर, सिस्टम के टेम्परेचर को मैं बजाय इंक्रीज करने के डिक्रीज करने लग जाऊं। ये तो ऑपोजिट अमल है। जब ये ऑपोजिट अमल करोगे तो रिएक्शन कैसे जाने लगेगा, बैकवर्ड जाने लगेगा। क्लियर? एक्सो और एंडो समझ में आया? यस सर।
Yes, ठीक sir. है बेटा, फिर आगे चलते हैं। आखिरी बात आती है बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की। चार चीजें चीजें असरअंदाज होती हैं ली शेटियर प्रिंसिपल पर। आखिरी क्या है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट पता है क्या होता है? केमिकल को स्पीड अप करने, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो चीज़ यूज होती है। वेरी गुड। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, ये कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है दैट इज यूज्ड टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि रिएक्शन की स्पीड को स्पीड अप लिख दिया मैंने, ये गलत किया। कैटलिस्ट क्योंकि स्पीड अप हो जरूरी नहीं है, स्पीड डाउन भी हो सकती है। कैटलिस्ट द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू ऑल्टर स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि क्या करे? केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को ऑल्टर कर दे। अच्छा, अक्सर लोग कैटलिस्ट की डेफिनेशन बताते हैं क्या कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जो कि रिएक्शन की स्पीड को तेज कर दे या स्लो कर दे, बट रिएक्शन में हिस्सा ना ले, बट रिएक्शन में हिस्सा ना ले। एक बात बताओ बेटा, एक चीज है जो रिएक्शन की स्पीड को तेज भी कर रहा है, स्लो भी कर रहा है, ठीक है? एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को तेज भी कर रहा है बेटा, स्लो भी कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी अकल ये कहती है कि वो चीज रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी? क्या तुम्हारी अकल ये गवारा करती है कि तुम ये तो मान सर, लो? नहीं ना, ऐसा तो सर पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई चीज रिएक्शन में मतलब हिस्सा ले रही है, तो इट इज नेसेसरी कि वो रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा कर रही है, तो इट इज नेसेसरी कि वो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करने के लिए रिएक्शन में हिस्सा भी ले। ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लिए बगैर ही रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर दे। अच्छा, हमारे पास ना दो चार किस्म के कैटलिस्ट होते हैं, हम उन कैटलिस्ट का यहाँ पर जरा सा जिक्र करके आगे चलेंगे ताकि आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पता हो। एक होता है बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ठीक है? इसके बाद एक आता है हमारे पास बायो कैटलिस्ट। नहीं, बायो कैटलिस्ट बाद में देखेंगे, पहले जरा सिंपल वाला देखिए। एक होता है हमारे पास बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट के बाद क्या होता है? नेगेटिव कैटलिस्ट। अच्छा, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? नेगेटिव कैटलिस्ट स्पीड डाउन करता है रिएक्शंस को, यानी ऐसे रिएक्शंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिनकी स्पीड को वो स्लो कर सके, कोई कैटलिस्ट स्पीड स्लो कर दे, उसे कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर आता है बायो कैटलिस्ट। अच्छा, बायो कैटलिस्ट जो है वो आपकी ह्यूमन बॉडीज के अंदर होता है, लिविंग बॉडीज के अंदर होता है, प्रेजेंट इन लिविंग बॉडीज। ये लिविंग बॉडीज में पाया जाता है। एंड ऑल्टर्स स्पीड ऑफ रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग बॉडी। ठीक है, लिविंग बॉडीज में जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये उनको उनकी स्पीड को ऑल्टर कर देता है।
तो याद रखने की बात जो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनको याद भी रखिएगा। तो अ कैटलिस्ट, ये बात याद रखना क्योंकि लोग इसमें मिसगाइड करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को। अ कैटलिस्ट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जो लोग कह रहे हैं कि वो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, वो गलत कहते हैं। कि अगर ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा तो उसकी स्पीड को स्लो या फास्ट कैसे कर सकता है, ठीक है ना। एक और बात इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो हमने सारी बातें पढ़ी ना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाली, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्शन को शिफ्ट कर रहे हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहे होते हैं बेसिकली ये, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहे होते हैं रिएक्शन का। लेकिन एक कैटलिस्ट जो है ना, अ कैटलिस्ट does not have any effect on equilibrium। ठीक है, एक कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, आगे चलें। ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक और है जो इससे रिलेटेड है, हैबर-बॉश प्रोसेस से, इसको देख लेते हैं। ओह सॉरी, ली शैटियर प्रिंसिपल से। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटेलियर प्रिंसिपल का की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम कंसिडर करेंगे, ली शैटेलियर प्रिंसिपल में हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हैबर-बॉश प्रोसेस। हैबर-बॉश प्रोसेस जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है अमोनिया की, ये आप लोगों ने 9 में पढ़ी होगी। हैबर-बॉश प्रोसेस, अमोनिया की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये आप लोगों ने 9 में प्रोसेस पढ़ा होगा, जी सर। पढ़ा है ना। ये वही प्रोसेस है और जी सर। इसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बेटा, N2 प्लस 3H2 विल मेक 2NH3। ठीक है, 2NH3 ये आ गया। अच्छा, अब बेसिकली सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि अगर मैं ली शैटलियर प्रिंसिपल इस रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं कौन सी कंडीशंस बनाऊंगा कि जिसकी वजह से ये रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने लगे। सही है, सवाल समझ में आ रहा है? वो कौन सी कंडीशंस होंगी कि जिसकी वजह से ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिवर्सिबल रिएक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने लगे, यानी ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन सके। बात समझ में आ रही है? नहीं सर। यस या नो? दो। नो? अच्छा चलो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो, सवाल पेपर में ऐसे आ जाता है। जी सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यस बोल रहे हो कि नो बोल रहे हो। नहीं सर, आवाज कट सर रही आप है। रिपीट कर दें। आपकी आवाज कट हो गई सर, आवाज नहीं आई। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल के ना एप्लीकेशंस लिखो। उसका पहले एप्लीकेशन क्या है? हैबर-बॉश प्रोसेस। ये आपने 9 में पढ़ा होगा बेटा। अब ये हैबर-बॉश प्रोसेस में एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। आपसे बेसिकली बोलते वो ये हैं पेपर में करने
कि वो कौन सी कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे कि जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर जाए। वो कंडीशंस आप बतानी होती हैं आपको कि आप कौन सी कंडीशंस का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। क्लियर हो रहा है? जी सर। अच्छा, अब रिवर्सिबल रिएक्शन में तो 4 कहानियाँ हैं बेटा। हम जो अभी तक ऊपर से पढ़कर आए हैं उन कहानियों को देख लो। पहला फैक्टर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाऊंगा अगर, पहला फैक्टर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर क्या है बेटा? पहला फैक्टर है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब बताओ मैं कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंजेस लाऊं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए? जल्दी बताओ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा के रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की जो अमाउंट है मस्ट बी इनहेंस्ड, इसको बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर, इस वजह से टू अचीव मैक्सिमम यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हासिल करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक हो गया, चलो वेरी गुड। अच्छा, दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर का। अब मुझे बताओ टेम्परेचर का क्या करेंगे? पहले ये बताओ कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? सर एक्सोथर्मिक है। एक्सो है सर। एक्सो है ना, वेरी गुड। अच्छा, एक्सो रिएक्शंस में अगर मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाना हो तो क्या करूंगा? टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, वेरी गुड। अगर एक्सो में मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड मूव करेगा। क्लियर है? बैकवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा बेटा, ठीक है ना? तो टेम्परेचर कंडीशन क्या है? टेम्परेचर मस्ट बी लोवर्ड, टेम्परेचर को कम से कम होना चाहिए तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है ना? मस्ट बी इन लोवर्ड इन ऑर्डर टू अचीव हाई यील्ड। यहाँ पे हाई यील्ड लिखना भूल गया मैं, हाई यील्ड, सही है। ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो तीसरी कंडीशन क्या है? प्रेशर। अच्छा, एक बात बताओ, ये रिएक्शन इंक्रीजिंग वॉल्यूम में हो रहा है या डिक्रीजिंग वॉल्यूम में हो रहा है? इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग में हो रहा है ना, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है प्रोडक्ट साइड पर। तो कम वॉल्यूम वाला ज्यादा फेवरेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ क्या होना चाहिए? प्रेशर बढ़ाऊं या कम करूं? प्रेशर बढ़ाए। प्रेशर बढ़ाऊंगा। तो इंक्रीज सर कब करेंगे प्रेशर? नहीं बेटा, बढ़ाएंगे, क्योंकि तो प्रेशर फिर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो डिक्रीज होगा। वॉल्यूम कम होगा ना। इंक्रीज इन प्रेशर इज रिक्वायर्ड। सर हमें क्या कह रही हो बेटा? दोबारा बोलो। इन ऑर्डर टू, दूसरे को मुझे खुद ही समझ आ गया। यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर ये किस पता है? ये जो एक्चुअली, अभी मैं चलो एक्चुअली की तो बात अभी करता हूँ। अच्छा, कैटलिस्ट की अगर बात करें तो कैटलिस्ट का ताल्लुक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से नहीं होता, केसी से नहीं होता। कैटलिस्ट को हम फिर भी बस लिख रहे हैं, इसका इफेक्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन पर है। फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज,
फाइनली डिवाइडेड आयरन का मतलब हुआ पाउडर आयरन। आयरन इज यूज एज कैटलिस्ट, यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पे ये यूज होता है। अच्छा तुम्हें मैं एक सच्चाई बताता हूँ, असली में जब ये N2 और H2 मिलते हैं ना असली में, तो बड़ी हैरान कुन नताइज होते हैं। पता है कैसे? टेम्परेचर पता है पता कितना करो होता क्या। है? 450 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। और प्रेशर पता है कितना होता है? 400 से लेकर 1000 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर रखा जाता है। चलो सर वो तो सही है, प्रेशर तो हाई होना चाहिए आपने बोला था, लेकिन सर ये लो टेम्परेचर तो नहीं है। हम तो क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर मस्ट बी लोवर्ड। लेकिन ये टेम्परेचर सही सर कहीं से भी लो तो नहीं लग रहा। 500 4 450 डिग्री टेम्परेचर सर बहुत ज्यादा होता है भाई, क्या कर रहे हैं आप? बेटा ये बात ऐसा ही है, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। असली में ये रिएक्शन इतने ही टेम्परेचर पर होता है, करवाया जो इंडस्ट्री में जाता है ना वो इतने टेम्परेचर पे करवाया जाता है। अब आप बोलो सर ये तो हाई टेम्परेचर है, बेटा हाई टेम्परेचर होगा, लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो टेम्परेचर है ना वो इस रिएक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे लोएस्ट बेहतरीन टेम्परेचर यही माना जाता है, क्योंकि इससे जब टेम्परेचर कम करके देखा गया तब भी अमोनिया ज्यादा नहीं अच्छी अमाउंट में नहीं बनी, और जब इससे टेम्परेचर बढ़ाकर देखा गया अमोनिया तब भी अच्छे अमाउंट में नहीं बनी। क्लियर हो गई मेरी बात? जी सर। अच्छा अब एक और होता है, एक हेबर बॉश प्रोसेस हो गया। अब आ जाते हैं हम एक और प्रोसेस देखते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सर में क्या होता प्रेशर है? इंक्रीज करेंगे तो हाई प्रोडक्ट बनेगा ना। जी बेटा ऐसा ही है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है बेटा, SO2 2SO2 रिएक्ट करता है O2 के साथ, और रिवर्सिबली ये फॉर्म करता है 2SO3। ठीक है, अब फिर से आ जाओ वही बात पे। सबसे पहले बताओ कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करूं, अगर मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या चेंज लाऊंगा? सर रिएक्टेंट को बढ़ा देंगे। ओके, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बढ़नी चाहिए। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इंक्रीज। मैं बस इतना लिख रहा हूँ, बाकी आगे का मंजन खुद लिख लेना कि ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इंक्रीज्ड, सही है। दूसरा, अच्छा ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एच जो है वो आपके पास -395 किलो जूल्स पर मोल होता है। अब ये डेल्टा एच तुम्हें क्यों बता रहे हैं, ताकि तुम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पहचान सको। तो बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सो या एंडो? एग्जिट। ये एक्सो है बेटा, क्योंकि माइनस है इसकी डेल्टा एच की वैल्यू। अच्छा एक्सो रिएक्शन में क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं या बढ़ाते हैं? कम करता है। ओके वेरी गुड, डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर होना चाहिए, कम से कम टेम्परेचर हो। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर। अब बताओ ये रिएक्शन हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम हो रहा है या लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम हो रहा है? हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम हो रहा है। P वॉल्यूम इधर है, 2 वॉल्यूम इधर है, हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम जा रहा है सर। तो क्या करें बेटा, प्रेशर इंक्रीज करें डिक्रीज करें? डिक्रीज कर। इंक्रीज करें डिक्रीज करें? डिक्रीज। नहीं बेटा इंक्रीज होगा, सर इंक्रीज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 वॉल्यूम्स हैं, यहाँ 2 वॉल्यूम है। तो बॉयज लॉ तो ये कहता है ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब मुझे वॉल्यूम कम करना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इंक्रीज इन प्रेशर होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? यस सर। और आखिरी जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है बेटा, आखिरी पॉइंट है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड नाम का एक कैटलिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल होता है। SO2 + O2
रिवर्सिबली ये रिएक्ट करेगा। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन में यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज़ होती हैं वो देख लो। टेम्परेचर यहाँ पर भी तकरीबन 400 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बोलो सर ये लो टेम्परेचर, बेटा ये वही वाली एग्जांपल है जो ऊपर वाले केस में थी। प्रेशर यहाँ पर होता है 1.6 से लेके 1.7 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर कम होता है। नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा होता है लेकिन रिएक्शन के मुकाबले में रिएक्शन के हिसाब से ये कम होता है। और कैटलिस्ट यहाँ यूज़ होता है V2O5 और रिएक्टेंट रेशियो होता है इसका ये तो क्वेश्चन 2 और आ गया 3SO2, नहीं सॉरी 2SO2। ये फाइनल कंडीशन होती है। क्लियर हो गया बेटा? सर 2SO3। ओ हाँ सॉरी 2SO3 है ये। बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सर। ठीक है बेटा, तो आज के सर लिए यही। कैटलिस्ट का नाम बताइएगा दोबारा। क्या बताऊं दोबारा? कैटलिस्ट का नाम। किसका नाम? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। ओके सर। ठीक। और कोई सवाल बेटा किसी को? नहीं? ठीक है बेटा, तो फिर आज बात को यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।